चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे विकल्प नंबर 1 लिखा हुआ है कि यदि आपतन कोण I हो तथा अपवर्तन कोण R हो तो अपवर्तित किरण कितना विचलित होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन जो पढ़े हैं, अपवर्तन में हमेशा दो माध्यम होता है, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम को हमेशा हम कांच या जल लेते हैं। ठीक है, कांच या फिर जल को हम मानते हैं सघन माध्यम, जबकि हम हवा को या निर्वात को मानते हैं विरल माध्यम। ठीक है, वो अपवर्तन कब होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब। यानी कि मान लीजिए हवा से अगर कांच में जा रहा है या निर्वात से जल में जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन क्या होता है कि अपवर्तन में जब प्रकाश एक माध्यम से आता है तो दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करता है तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे ना जा करके अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाता है, मुड़ जाता है, और इसी घटना को बोलते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना। और इस कंडीशन में क्या होता है कि देखिए ये अभिलंब होता है, ये है आपतित किरण, इसके बीच में एक कोण बनता है जिसका नाम है आपतन कोण। यहाँ पे आपतन कोण बनता है और इसे I से दिखाते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण, इसके बीच में एक कोण बनता है यहाँ पे जिसे हम R से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। ठीक ना। तो इसके बीच में एक संबंध का सूत्र होता है जिसे हम स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या होता है? साइन I बटे में साइन R। यानी कि जो आपतन कोण की जो जया होती है, आपतन कोण की जया वो अपवर्तन कोण की जया के अनुपात के बराबर होता है। ठीक ना। जब भी कभी अपवर्तन होता है तो आपको याद रखना है कि जब दूसरे माध्यम में हमारा जो किरण जा रहा है वो कितना विचलित होगा, तो विचलित कितना होगा? साइन I बटे में साइन R के बराबर, इतना ही विचलित होगा। तो इसका विकल्प ये सही है। ठीक है, अब समझिए दूसरा विकल्प। इसमें कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले N चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसका मतलब ये होता है, ये कह रहा है कि 4 ओम का प्रतिरोध, बहुत सारा प्रतिरोध, एक प्रतिरोध यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, यानी इस तरह से कितना बहुत सारा प्रतिरोध यहाँ पे जुड़ा हुआ है। कितना प्रतिरोध है? N, यानी कितना बहुत सारा, सब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ऐसा बोल रहा है कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है ना, बहुत सारा प्रतिरोध, जिसका नाम है R1, फिर R2, फिर R3, R4, इस तरह से Rn, धीरे धीरे करके बहुत सारा प्रतिरोध इसमें जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कह रहा है कि हर प्रतिरोध का मान 4 ओम है। कितना है? 4 ओम। ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, सब 4 ओम का है। तो कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं अगर कोई भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो इसका जो सूत्र होता है ये होता है 1/R³ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, लेकिन डट 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 यानी बहुत सारे हैं तो 1/Rn लिखेंगे। n मतलब नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से n तक बहुत सारा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि हमें पता है कि जो प्रतिरोध का मान है कितना है? 4 ओम का है। कितना? 4 ओम। तो लिखेंगे 1 बटे यहाँ भी 4 प्लस 1 बटे यहाँ भी 4 प्लस 1 बटे 4, क्योंकि 4 ओम का बहुत सारा रजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्लस डट 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 1 बटे कितना? 4 यहाँ भी रहेगा। ठीक है, अब हमको पता है कि 1 बटे 4 बहुत बार है। कितना बार है? n बार। एक बार 1 बटे 4 जोड़े हैं, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, बहुत सारा बार हम क्या कर दिए कि जोड़ दिए हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई बहुत सारा बार जब है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बटे 4 गुणे n, यानी 1 बटे जो 4 है ये n बार है, यानी बहुत सारा बार। तो इसका जब गुणा करेंगे आप तो n बटे 4 होगा। किसका मान? 1 बटे R³ का मान। ठीक है, या अब समझिए, अब समझिए 1 बटे R³ का मान चाहिए नहीं, हमें चाहिए R का मान। R मतलब प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इस R को ऊपर करेंगे। 1 बटे R का मान चाहिए नहीं, इसलिए हमें R का मान चाहिए, तो R को ऊपर कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि R³ इक्वल टू लिखेंगे, तो 4 को ऊपर करेंगे, अब n को नीचे, 4 को ऊपर n को नीचे, तो 4 बटे n हो जाएगा इसका तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे
आंसर में है 4/n, तो ये होगा फाइनल आंसर इसका। ठीक है, इसके बाद समझिए अगला जो प्रश्न कह रहा है, इसमें कह रहा है प्रश्न नंबर 3 में कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े की प्रतिरोध कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, 5 ओम प्रतिरोध तार को, एक तार है मान लीजिए कितना लंबा है, और इसमें जो प्रतिरोधक क्षमता है कितना है, 5 ओम, कितना, 5 ओम है। अब इसको कह रहा है कि 5 बराबर भाग में काटा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भाग में कट गया है, ठीक ना। तो कह रहा है कि हर पार्ट का प्रतिरोध कितना होगा, ये भाग ये भाग ये भाग का पार्ट कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी किसी भी चालक तार को अगर काटना हो गया बराबर बराबर भागों में, तो इसका प्रतिरोध भाई एक ओम होगा, 1 ओम इसका, 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 ठीक है, 5 ओम हो जाएगा। इस तरह से आपका फाइनल आंसर होगा 1 ओम। ऐसा कभी भी पूछता है तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका तुल्य प्रतिरोध, सॉरी इसका जो प्रत्येक टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा कितना रहेगा, 1 ओम रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब समझिए अगला प्रश्न, इसमें कह रहा है कि जो प्रश्न नंबर 4 है, Fe2O3 प्लस Al, इधर से मतलब अभिक्रिया कर रहा है और इधर कुछ बना रहा है। तो ये पूछा है कि कौन सा अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन क्यों है, क्यों, देखिए ये Fe2O3 जो फेरस ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया जब कर रहा है तो क्या कर रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके मिल जा रहा है, यानी ये वाला है ये अपने जैसे विस्थापित होकर के चल गया इसके पास ना, ये इसके पास मिल गया तो यहाँ पर बना लिया Al2O3, और जो फेरस है Fe इसको हटा दिया ना, यानी यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगा। कहने का मतलब ये जब अपने जगह से हटेगा और दूसरे के साथ जब मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो देखो जो O3 है इसके साथ मिल गया है, जो Fe है इसको बेचारा को अकेला छोड़ दिया है, तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हुआ। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है इस तरह के प्रश्न को। अब समझिए अगला प्रश्न में कह रहा है, अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि DNA में क्या पाया जाता है, केंद्रक या कोशिका द्रव्य या केंद्रिका या फिर केंद्रक द्रव्य। तो आपको मारना है ये वाला, हमेशा इस पे आप याद रखेंगे कि DNA में कोशिका द्रव्य होता है। आगे समझिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अर्थ समझाइए और क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये चीज़, ठीक है। और इसीलिए आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए विस्तार से एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रही होगी, यहाँ पे ऊपर में, इस पर क्लिक करके इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना। इसमें हम टोटल चीज़ बताए हैं, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक स्थिति क्या होता है, और इसके साथ साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल चीज़ें हमने बताए हुए हैं, ठीक ना। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, एक बार और फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग उस सब वीडियो को देखिएगा। हम जितने भी वीडियो बनाए हुए हैं आप ही लोग के लिए बनाए हुए हैं कि आप लोग का हेल्प हो सके हमारे तरफ से। इससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब वीडियो देख लिया कीजिए, बहुत ही हेल्प करेगा। अभी टाइम है आप लोग के पास, अभी बोर्ड एग्जाम में टाइम है इसलिए, ठीक ना। तो समझिए प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसका अर्थ समझिए। तो ध्यान से ये देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, कि देखिए यहाँ पे एक फिगर हम बना रहे हैं। इस बार क्या हो रहा है कि यहाँ पे सघन माध्यम है और ऊपर में विरल माध्यम है। सघन माध्यम यानी कांच समझिए, क्या चीज़, कांच समझिए। विरल माध्यम यानी कि हवा समझिए। प्रकाश क्या हो रहा है कि सघन माध्यम से जा रहा है विरल माध्यम में, कहाँ, विरल माध्यम में, ठीक है। तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन सीधे ना जा कर के ये थोड़ा सा इस तरह से हट जाता है, इस तरह मुड़ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम आपतन कोण, क्या चीज़, आपतन कोण। और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, जिसे हम R से दिखाते हैं। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए आप इस कोण को पकड़ करके इसको खींचेंगे उस साइड में, जब ये कोण जब बढ़ेगा तो ये वाला कोण घटेगा, यानी कि जिसे हैंडल मुड़ाते हैं ड्राइवर, अगर इसको ऊपर करेंगे तो ये वाला नीचे हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इसको जब ऊपर करेंगे यानी ये जब कोण बढ़ेगा तो ये वाला कोण कम हो जाएगा, यानी ये वाला जो रेखा है
जो किरण है ये नीचे आ जाएगा ना। तो एक कंडीशन ऐसा होता है कि जब मान लीजिए कि यहाँ पे हम यहाँ पे इसको बढ़ा करके इतना कर दिए, तो ये जो प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है, अब ऐसे जाएगा दोनों तल को छूते हुए। अब एक काम किए, थोड़ा सा और ऊपर इसको ले गए, थोड़ा सा और इसको ऊपर जाएंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से प्रकाश ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि प्रकाश की किरण जो ऐसे जा रहा था ऐसे ना जाकर के ऐसे जाने लगेगा, ऐसे नीचे। यानी कि यहाँ जब कोण की मान जब बढ़ाए ये वाला हम कोण ज़्यादा, तो क्या हो रहा है कि प्रकाश जो किरण है दूसरे माध्यम में न जा करके वापस अपने ही माध्यम में लौटने लगा। तो इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, समझे। यानी जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण का मान इतना बढ़ जाए, आपतन कोण जो आई है इसका मान इतना बढ़ जाए कि अपवर्तन जो अपवर्तित किरण है ये वाला वो दूसरे माध्यम में न जा करके अपने ही माध्यम में वापस लौटने लगती है। तो इसी घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर से समझिए इसमें हम क्या बोलें, आपको ऐसा लिखना है, आप सुन के लिख लीजिएगा कि जब प्रकाश से किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इस स्थिति में यदि आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में न जाकर के अपने ही माध्यम में वापस लौटने लगे, ठीक है। तो इसी घटना को बोलते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए यहाँ पे मान जब बढ़ा दिए हम ज़्यादा, तो ये जो प्रकाश की किरण है दूसरे माध्यम में न जाकर के अपने ही रास्ते में अपने ही माध्यम में वापस लौटने लगा, तो इसी घटना को बोलते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। अब समझिए क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच जो संबंध होता है इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझिए, आप लोग को हम बताए थे लिखना है। देखिए इसका परिभाषा लिखने के बाद में आपको लिखना है हेडिंग में क्या चीज़, कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध, ठीक है। ये चीज़ लिखना है और इसको हम व्यंजक को हम सिद्ध करते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखा जाए तो आप लोग को हम बताए थे जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में, जी का मतलब होता है ग्लास, ग्लास मतलब कांच यानी सघन माध्यम है, और ए का मतलब होता है एयर, एयर मीन्स हवा, विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश कांच से हवा में प्रवेश कर रहा है तो इसका जो अपवर्तनांक होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन आई बटे में साइन आर। ये चूंकि है, देखिए ये चीज़ हम बताए हैं बाबू, ये हम बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। हम फिर से कह रहे हैं कि आप लोग क्या बोलते हैं कि सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक जब पढ़ेंगे, हमारा वीडियो है यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके आप देखिए उसको ध्यान से, विधिवत ध्यान से इसको समझिए। इस जितने चीज़ हम पढ़ाए हैं इसको ध्यान से समझेंगे तभी जाकर के आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप लोग नहीं कुछ कर पाएंगे। कि ये कैसे बनता है, ये जी ए का मान, इसका मतलब क्या है, साइन आई साइन आर, ये सब क्या है, टोटल चीज़ हम बताए हुए हैं, ठीक है ना, और समझा करके परिभाषा के साथ बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को देख लीजिएगा ध्यान से। मुझे यहाँ पे जी एन ए इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर होता है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। चूँकि देखिए आपको बताते हैं जो क्रांतिक स्थिति होती है, हाँ, कि क्रांतिक स्थिति के टाइम में, ठीक है, क्रांतिक स्थिति में ऐसा होता है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण आई, ठीक है, ये क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। जो क्रांतिक स्थिति में ऐसा होता है, क्रांतिक स्थिति कब कहते हैं कि जब आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि अपवर्तित किरण दूसरे माध्यम में न जा करके ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकले, तो इसी स्थिति को बोलते हैं हम क्रांतिक स्थिति। और जो उस समय जो आपतन कोण होता है क्रांतिक कोण के बराबर होता है, ठीक है। और इस स्थिति में क्या होता है, जो आर का मान होता है, आर का मान वो 90 अंश हो जाता है। कितना, आर के मान 90 अंश। ये चीज़ हम बताए हुए हैं पिछले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे हम व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं तो इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्रांतिक स्थिति में आई इक्वल टू सी होता है, ठीक है। इसलिए जो आर का मान होता है यानी अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, ठीक है। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखिए। क्या लिखे हैं आप लिखे हैं जी एन ए
GNA इक्वल टू साइन, जो आई होता है क्रांतिक की स्थिति के बराबर होता है, तो जहाँ पर आई है वहाँ पे हम C लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। C जो है क्रांतिक कोण है। इसके बाद में साइन R, क्या चीज़, साइन R के मान कितना रखना है 90 यहाँ पे, ठीक है। अब जरा इसको हल करते हैं तो GNA इक्वल टू यहाँ पे साइन C हो गया और साइन 90 के मान 1 होता है। अब क्या होगा, साइन C में जब यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो हमारा साइन C ही आएगा। अब क्या होता है, चूँकि लिखेंगे GNA इक्वल टू साइन C, आपको एक और सूत्र बताए हुए थे, जो GNA होता है वो होता है 1/ANG के बराबर, ठीक है। ये चूंकि में है, यानी जो अगर प्रकाश की किरण कांच से जा रहा है एयर में यानी हवा में, तो ये उल्टा होता है हवा से कांच में जाते हुए अपवर्तनांक का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ पर GNA है वहाँ पे हम लिख देंगे 1/ANG, ठीक है। इसको आप इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं और इसको समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। तो समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या रखें कि इसका मान इवन हम रख देंगे थे 1/ हो जाएगा ANG इक्वल टू साइन C। अब यहाँ से हम ANG का मान निकाल लेंगे, तो क्या होगा कि ANG यहाँ पर भाग में है, उधर जगह तो गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में है, n आएगा तो भाग में, तो 1/ यहाँ पे हो जाएगा साइन C और बराबर में ये चलेगा वहाँ पे, तो ANG। तो इसको हम लिख सकते हैं ANG इक्वल टू 1/ साइन C, या अगर हवा से कांच में जा रहा है तो उस समय का अपवर्तनांक 1/ साइन C रहेगा। लेकिन अगर केवल अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण जो C है इसमें संबंध पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, A और G को हटा देंगे, यहाँ पे n इक्वल टू लिखेंगे 1/ साइन C। यही होता है क्रांतिक कोण C और अपवर्तनांक n में संबंध का सूत्र। ये हमारा प्राप्त हो चुका है, इस तरह से करना है। आगे समझिए, प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसके तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 3 ठो प्रतिरोध है, इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है और इसका नाम क्या है, R3 है। R1, R2 और R3, और ये जुड़े हुए हैं किस क्रम में भाई, ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध का निकालना है क्या चीज़, सूत्र। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मान लीजिए कि करंट I भेज रहे हैं, तो इधर भी लास्ट में करंट I हमको मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें करंट I1 बह रहा है, इसमें करंट I2 बह रहा है और इसमें करंट I3 बह रहा है, और इसमें वोल्टेज V1 है, इसमें वोल्टेज V2 है और इसमें वोल्टेज V3 है। तो इस समय क्या होता है कि लिख सकते हैं इस स्थिति में, क्या चीज़, इस स्थिति में लिख सकते हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी जो टोटल I जो रहेगा करंट का मान, वो तीनों प्रतिरोधों में जो करंट बह रहा है उसके जोड़ के बराबर होगा। तो हम I इक्वल टू लिख सकते हैं V/R, सूत्र होता है। तो इसको लिख सकते हैं V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3। चूँकि आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि समांतर क्रम में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है इसका मान हमेशा बराबर होता है। तो V1 इक्वल टू V2 बराबर V3 इक्वल टू भी लिख सकते हैं। क्यों, समांतर क्रम में है तब, समांतर क्रम में है तब। अब जहाँ पे V1, V2, V3 है वहाँ पर V रखेंगे केवल, तो लिखेंगे V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब यहाँ पे V/R इक्वल टू क्या होगा, इसमें V कॉमन है तो एक ठो V हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 1/R1 बचेगा, फिर 1/R2 बचेगा, फिर 1/R3 बचेगा।
अब यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ ये वाला भी से ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये जो हमें मिला यही फाइनल हमारा व्यंजक प्राप्त हो गया। इसमें जो प्रश्न कह रहा था कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसके तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो हमारा सिंपल ये निकल गया। इस तरह से हमें हल करना है। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि गुण लिखिए। ये होता है बेकिंग सोडा का सूत्र है ना, इसको बनाना है। किस तरह से हम बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। इसको हम यहाँ पे उत्तर में लिखते हैं कि कैसे हम इसका उत्तर लिखें। ये एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि गुण लिखिए, और इसका जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट पर किससे बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट पर जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा बन के तैयार हो जाएगा, का अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है। अब इसे हम देखते हैं सूत्र से, रासायनिक सूत्र से। यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं जल की उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हमें जो बनेगा ये मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट का 2 अणु। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। क्या चीज़, ये बेकिंग सोडा है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा। ये देखिए यहाँ पे संतुलित करके देखते हैं संतुलित है कि नहीं। तो यहाँ पे सोडियम 2 ठे है, यहाँ पे भी 2 ठे है। ठीक है, H देखो, H यहाँ पे 2 ठे है, यहाँ भी H का 2 में गुणा, तो 2 ठे H हो गया। कार्बन के ठे 2 ठे है, यहाँ भी कार्बन 1 ठे यहाँ 1 ठे यहाँ, 2 ठे हो गया। ऑक्सीजन के ठे है 3 दूना 6 ठो, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे और 2 यहाँ 5 और 1 यहाँ 6। तो इस तरह से हम सोडियम कार्बोनेट को की सहायता से जल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बेकिंग सोडा हम प्राप्त कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका नाम है जल। ठीक है, राइटिंग मेरा तो ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान से समझ के लिख लीजिएगा। इसको ऑक्साइड कहते हैं, ये ऑक्साइड लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।